बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला यह है कि जहां पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है। इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है, जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन दो तीन पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं, खासतौर पे एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहां था, ये दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया है, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो ईरानी फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ईरानी क़यादत को कत्ल किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, तो वो कहते हैं नेतन्याहू को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ईरान की जानिब से आया, वो स्टेटमेंट मैं आपको इसके बाद बताता हूं। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। खासतौर पे अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे मीडिया के, अगर आपकी रिपोर्टिंग पे हुकूमत को एतराज होगा। हुकूमत को एतराज ये है कि वो उनको लगता है कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फैक्ट्स सही तरह बयान नहीं किए जा रहे, बल्कि ईरान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मीडिया को दबाती है, हर वक्त दबाती है। कभी हुबुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के, कभी मुकदमात करके, कभी करप्शन के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी किसी और मामले में ब्लैकमेल करके, तो मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाती है। ऐसे ही वहां पे अमेरिका में यह सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिकन मीडिया, जिसे एक आजाद मीडिया कहा जाता है, देखते हैं वो इसके ऊपर कैसा रद्देमल देता है। क्या वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या वो ज्यादा और तेज रिपोर्टिंग कर देते हैं और रद्देमल देते हैं कि जनाब ये लो, ये फैक्ट है, हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह यह बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। अब जो अमेरिकी सहाफी हैं टक्कर कार्लसन, उनका एक स्टेटमेंट आया ऐसे में, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत मुमकिन तौर पर CIA के मुजरिमाना रेफरल के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जो टक्कर कार्लसन है उसने जंग शुरू होने से पहले ईरानी रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें और राब्ते किए थे, और जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कार्लसन ये कहता है, ये वो सहाफी है टक्कर कार्लसन जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी जंग से पहले, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि मुझे इसकी समझ है, आप फंस जाएंगे, आप ये ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी, और अब जब ये उसकी मुखालफत करता है, टीवी पर बैठ के फैक्ट्स सामने लेकर आता है, इसको सुना जाता है बहुत ज्यादा अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये शख्स कहता है कि हुकूमत ने उन पर जासूसी की है, उनके पैगामात खुफिया तरीके से पढ़े हैं, और अब उन्हें जिस तरह जुलियन असांज का केस था या जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस था, उस तरह से कैद करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है टक्कर कार्लसन ने। तो अमरीकी इतने परेशान है, अमरीकी हुकूमत, और हत्ता के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है कि ये तो इसराइल की जंग थी, आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेल दिया, और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ गई है। अब एक तरफ मीडिया को धमकियां, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, तो ईरान का रजीम चेंज करते करते अपना रजीम फंसवा लिया। और ट्रंप की ज़हनी हालत कुछ इस तरह है कि ये एक ट्वीट ट्रंप का अगर आप पढ़े ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। यानी ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया, आपको यहां से ट्रंप की इस वक्त ज़हनी हालत का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है। ट्रंप ने अहम ईरानी जजीरे
खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि मजा लेने के लिए शायद हम उसे चंद बार और निशाना बनाएं, मजा लेने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, सैनी कैफियत का आप अंदाजा करें कि वो बमबारी मजा लेने के लिए भी करते हैं। ये एक ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप आ गया जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, ये देखें हम तो शुगर लगाने के लिए भी बम मार सकते हैं। जो आदमी मजा लेने के लिए बमबारी की बात कर रहा है ना, किसी और टारगेट के अलावा, यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा जी बड़ा फन होता है, बड़ा मजा आता है जब हम जहाजों को डबो देते हैं, उनके बंदों समेत समंदर की गहराइयों में गर्क कर देते हैं, बड़ा मजा आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि जजीरे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे मजा लेने के लिए। तो फिडे वो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। मेरी तरफ से तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और उसे खड़े होकर बार बार सलूट मारे, उसकी तारीफें की, उसके जूते पॉलिश किए। जो शख्स ये कहता है कि वो मजा लेने के लिए बमबारी करता है। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, जिसके हाथ में हथियार होता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निजाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार है। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए। गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए, 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं और 2105 अफराद वहां पे जख्मी है और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी है। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है, ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के जमीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, जो हीट होती है वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल और लगातार वो ये लबनान पे भी फेंक रहा है और लगातार इसको ईरान के ऊपर भी फेंका जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नजरसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका अगर आप स्टेटमेंट देखें, इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं।
12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। देखिए, आबनाए हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी, लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखिए, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबको पता चल गया कि ये तो मिथी टूट गई इसराइल की आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजर आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहां पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराम की गई हो, अद्वियात बाकी चीजें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, ये चीजें हम पहुंचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहां पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी जरूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है, यानी वहां खलीजी ममालिक में खुराक पे जमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे और तफरीह के लिए मारेंगे, फन के लिए मारेंगे, एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज होंगे आप ये सोचें। और वो उससे बड़े ज़हनी मरीज तब साबित होंगे जब वो कह रहा है कि मुझे बम मार के तफरीह मिलती है और ये अमन के नोबल इनाम की नामजदगी वापस नहीं ले रहे। तो नाज़रीन, कमाल किस्म की जोड़ी बन गई है। जैसा ट्रंप है वैसे ही उसके पाकिस्तानी टाउट है, वो कहता है जनाब उसको बम मारने का, मिसाइल मारने का मजा आ रहा है, वो उसकी तफरीह है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है 9 मई का, वो ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है और दहशतगर्दी की अमजद शाह साहब जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत होगी। अब इमरान खान साहब को मशवरा यह भी दिया गया है कि वो इसका बाइकआउट कर दें और इससे इनकार कर दें ऑनलाइन जाने से। वो कहेंगे ठीक है मुझे अदालत में लेकर जाओ, और इसके लिए प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है वो ऑनलाइन पेश हो सकें अदालत में, तो उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें इख्तियार नहीं दिया गया, नहीं जी नहीं आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारी जान खतरे में। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप आएंगे नहीं तो आप फारिग हैं, इश्तिहारी कर दिए, फारिग कर दिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं और उन्हें कह रहे जी आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो इमरान खान साहब को यह मामला उठाना चाहिए कि खुली अदालत के अंदर यह केस चलाया जाए और मुझे खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए जज के सामने, मैं तो अवेलेबल हूं। अब चाहे यह समाज जेल के अंदर हो, चाहे यह समाज जेल के बाहर हो, तो इमरान खान साहब के सामने होनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो ये मामला उठाए इमरान खान साहब। इसको रोकने की वजह क्या है ये समझें आप। 9 मई का जो ट्रायल है ना, उसमें खाली इमरान खान नहीं है, उसमें पीटीआई की बहुत सारी क़यादत भी है। पीटीआई की क़यादत में से जो भी इमरान खान साहब को मिलता है ना, वो खुदकुश एक वर्कर बन जाता है इमरान खान साहब का और उसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। मैंने उसको एक जो बात की खुदकुश की, वो मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। अब इसको खुदकुश बम्बार ना समझ ले कोई। तो इमरान खान साहब से जो भी मिलकर आता है ना, वो उसके जज्बात कुछ और हो जाते हैं और फिर वो वहां से बयानियां लेकर आता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा होती है। फिर इमरान खान साहब के अंदर से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें भी वो करते हैं। तो इसलिए अब जान छुड़ाना ही मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इनको आपस में मिलने ही ना दें। जेल में ट्रायल होगा तो ये सारे रहनुमा जेल में जाएंगे
वहां इमरान खान से मिलेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत होगी, फिर काम खराब हो जाएगा। इमरान खान को बाहर ला नहीं सकते तो ऑनलाइन कर देते हैं। वो इमरान खान साहब को ऑनलाइन अब इसके अंदर पेश करने का फैसला किया गया, तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इससे इनकार कर दें और वो ये कह दें कि जनाब मुझे मेरा हक दिया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर मेरा ट्रायल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे ऑनलाइन, हालांकि मैं दस्तयाब हूं, मैं तो गिरफ्तार हूं। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी और जब उनकी जान खतरे में थी, तो इमरान खान साहब के वकला ने कई मरतबा कहा अदालत को कि मैं ऑनलाइन पेश हो जाता हूं, मैं अपने घर से लैपटॉप लगा के ऑनलाइन पेश हो जाता हूं, मेरी जान को खतरा है, जख्मी भी हूं। लेकिन अदालत बज़िद थी कि नहीं नहीं, बनफ्से नफीस इमरान खान साहब खुद अदालत में आकर पेश हो, तब उन्होंने जिद की। लेकिन अब इमरान खान साहब को यह मामला उठाना चाहिए और वो तमाम मिसालें सामने रखनी चाहिए। नाज़रीन, एक ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये समीदीन बलोच साहबा ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, ये तस्वीर किसी कश्मीर या फलस्तीन में होने वाले जबर और आम शहरियों पर बमबारी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की है। ये एक ड्रोन हमले का नतीजा है जो कल बलूचिस्तान के शहर खुजदार जहरी में हुआ। इस हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें खाक और खून में नहला दिया गया। अब ये कितना अफसोसनाक वाकया है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के ऊपर भी ड्रोन हमला हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये ड्रोन हमले इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। लेकिन लगातार पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुंच गए लंदन में इतलात के मुताबिक, और आसिम मुनीर साहब के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, और मुबैना तौर पे 20 तारीख को ये कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता चल गया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसका पता चल गया, तो उन्होंने सेम टाइम पे एक एहतजाज रख लिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा चुना जा रहा है, एक एक बंदा फाइनलाइज किया जा रहा है, ताकि एक सियासी माहौल पूरा बनाया जा सके और 400-500 बंदे इकट्ठे करके अपनी पावर शो करने की कोशिश की जाए एक बंद माहौल में, जहां पे आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ये कर रहे हैं और कोई इन्विटेशन मेरी नजर से गुजरे हैं जो व्हाट्सएप में कहीं गर्दिश भी कर रहे थे, तो मैंने वो देखा भी है। उसमें बड़ी सख्त शराइत रखी गई है, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप जनाब, आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर शामिल की हैं। लिहाजा वो जो प्रोग्राम है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। जरा ये पोस्टर अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर को सैटरडे को 3 बजे एक एहतजाज करने जा रहे हैं, और ऊपर आसिम मुनीर और इमरान खान की फोटो बनाई हुई है। यानी ये मुकाबला ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुताबिक आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में है। ये इन दो लोगों के बीच में ये मुकाबला है, और बाकी किसी सियासतदान की फोटो नहीं है, शहबाज शरीफ की, मरियम की, नवाज शरीफ, कोई खाते में ही नहीं है। उन्हें पता है इस वक्त इक्तदार आसिम मुनीर साहब के पास है, तो उनके खिलाफ किया है। आसिम मुनीर साहब के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है और नो एक्सटेंशन नो डिक्टेटर उन्होंने ये लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 20 तारीख को ये एहतजाज करा। अब ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान भी होगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी। इससे पहले वो बहुत बड़े बड़े मुजाहरे करते रहे हैं यहाँ बरतानिया में, लेकिन सवाल ये, और इसमें एक और चीज जो लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये मैंने इस पोस्टर में तो नहीं, एक और पोस्टर में मैंने देखा था, वहां लिखी हुई थी कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लोग नहीं चाहते कि उनका चेहरा नजर आए, क्योंकि ये एम्बेसी वाले वीडियोस बना के और वो एजेंसियों को भेजते हैं, वो फिर उनकी फैमिली, उनके खानदानों को ढूंढते हैं, वहां पे उन्हें हरासा करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको मास्क दिए जाएंगे। मैंने पता किया तो पता चला कि इमरान खान साहब के चेहरे के मास्क हैं जो उनको पहनाए जाएंगे और लोग वहां पे एहतजाज करने के लिए आ जाएंगे। अब ये नादरीन इस वक्त सिचुएशन है। तो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज 20 तारीख को एम्बेसी के बाहर जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी जो है लंदन में, वहां पे इन्होंने फिलहाल अभी तक जो प्रोटेस्ट का एरिया बताया है वो यही है, हाई कमीशन पाकिस्तान का जो है उसके बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि अंदर बंदे ज्यादा हैं या बाहर बंदे ज्यादा हैं, मुकाबला तो अब ये है। तो अब पता चलेगा कि PMLN ज्यादा बंदे इकट्ठे कर सकती है यहाँ पे अपने सारे सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मुल्क